इट इज मेंट बाय रिटन बिजनेस मैसेज। चलिए, तो हमने कहा कि चैप्टर के दो हिस्से हैं और पहले हिस्से पे बात कर रहे हैं कि इफ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के ऊपर। अब इसके अंदर हमने कहा कि इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग में पहला असूल तो यह है कीप इट सिंपल, जिसको हमने बड़ी तफसील से देखा, डिटेल में देखा। लेकिन अब हम चलते हैं इस तरफ कि बी ओरिजिनल। अब आपको याद होगा कि एक स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर में सवाल किया था, तो मैंने कहा था इसका जवाब मैं आपको आगे चल के दूंगा, है ना। अच्छा, वो सवाल क्या था, आपको याद आएगा कि वो सवाल क्या था। वो सवाल था कि किसी ने पूछा था सर क्लीशे क्या चीज है, तो मैंने कहा था यार अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चल के बात करेंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर उसके साथ मिलाया, क्योंकि वहां आपने क्लीशे पूछा था तो वही रह गया था। आज एक्सप्लेन होगा क्लीशे का मतलब। दूसरी चीज है कि बी ओरिजिनल रहना है तो अवॉइड जॉर्गन, जॉर्गन निकालो बीच में से। और पिक्चर योर रीडर, रीडर को जरा पिक्चर करो। आपको याद होगा हमने एक सी में एक सी पढ़ा था कि अपने जो रीडर है उसके मुतालिक मैक्सिमम मालूमात इकट्ठी करो। अच्छा, ये जो मैक्सिमम मालूमात वाला मामला था, अगर आपके जहन में हो बच्चों के, कि मैंने जब बात की थी कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करो, तो मैंने क्या कहा था, याद आया आपको? कि ये कौन सा सी है? अगर मैं कहूँ कि जी जिस बंदे ने मैसेज पढ़ना है उसके मुतालिक खूब मालूमात इकट्ठी करो, तो ये कौन से वाला सी है शाबाश? अभी हमने पढ़ा था which one C we are read it just read, consideration, consideration। तो ये consideration है, इसलिए ये चैप्टर मैंने कहा था ना कि उसके साथ बहुत ज्यादा ममासलत रखता है और दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, तो अब देखिए क्लीशे क्या चीज है, इसके ऊपर बात करते हैं। जॉर्गन क्या चीज है, इस पे बात करते हैं। और पिक्चर योर रीडर, तीन बातें यहाँ पे, ठीक है जी। सबसे पहली बात ये क्लीशे क्या बोला। अच्छा, एक ये क्लीशे एक ऐसा फ्रेज है या ऐसा मुहावराती जुमला है, ऐसा मुहावराती जुमला है या ओपिनियन है जो लोगों ने यूज कर करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अब वो जब कोई बोलता है तो वो सीरियस ही नहीं लगता, अनफेथफुल लगता है। और मेंटेनिंग ऑफ और ये जो है, आप कह लीजिए इसमें ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। यानी ये इतना यूज हुआ, यानी एक ऐसा मुहावरा जो इस्तेमाल इतना हुआ मुआशरे में, इतना इस्तेमाल हुआ कि आप कोई इस्तेमाल करे तो कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता, उसका मतलब ही नहीं समझता। जैसे उर्दू में एक मुहावरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, उसको हम क्लीशे कह सकते हैं। और वो क्या है? वो मुहावरा है, अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग खेत। अब पछताने का क्या फायदा जब सारा कुछ गवा बैठे हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता, बस ठीक है ना जी। और इसी तरह के मुहावरे और भी बोले जाते हैं और मुहावराती तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया है कि मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। अब लोगों को पता ही नहीं कि बाग बाग का मतलब, बाद लोग मतलब लेते हैं कि इसको फल नजर आने शुरू हो गए, बाद लोग कहते हैं इसको तितलियां नजर आनी शुरू हो गई, बाद लोग कहते हैं इसको फूल नजर आने शुरू हो गए। यानी उसका मीनिंग ही कोई नहीं जानता। इसी तरह अंग्रेजी में भी है, डोंट क्राई ओवर अ स्प्लिट, ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क या स्प्लिट मिल्क। तो इसका मतलब यही है कि भाई अब तुम दूध गिरा बैठे हो, अब क्या पछताओगे। तो इसमें कहता है कि कोशिश करनी चाहिए कि टेम्पटिंग टू एम्फसाइज और डेमोन्स्ट्रेट अ पॉइंट बाय यूजिंग क्लीशे, ये नहीं होना चाहिए। और however क्लीशे आर रेयरली used in speech and therefore should be avoided in business communication। मुआशरे में यूज होता रहे, लेकिन हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में इसे इस्तेमाल नहीं करना। बेशक कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, हमें पता होता है, लेकिन मुहावरे वगैरह इस तरह की चीजें बिजनेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरी बात, दे कैन मेक राइटिंग साउंड रूटीन एंड इवन गिव इम्प्रेशन दैट इट वाज रिटन बाय अ मशीन। अगर इस तरह की बातें लिखी जाए तो वो कहते हैं ये बंदा नहीं, इसको आदत है, ये ऐसे ही लिखता रहता है, तकिया कलाम लिख रहा है। इसलिए भी हमने क्लीशे इस्तेमाल नहीं करना। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है, योर राइटिंग इज पर्सनल टू द रीडर। हमें ये शो करना है कि रीडर पर्सनल है हमारे लिए, हम उसके लिए एक स्पेशल मैसेज क्राफ्ट कर रहे हैं। अगर हम क्लीशे इस्तेमाल करेंगे तो उसे लगेगा कि मुझे भी एक आम आदमी समझा गया है, लिहाजा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, वो शुड बी गो फॉर, शुड बी अवॉइड इंक्लूड। हमें जो है कहते हैं क्लीशे ऑफन इन नॉर्मली इनअप्रोप्रिएट फाउंड इन अ बिजनेस कम्युनिकेशन दैट शुड डू। नॉर्मली चाहे सही हो, लेकिन ये
इनअप्रोप्रिएट काउंट होता है। मेथोडोलॉजी की जगह कोई आसान टर्म यूज कीजिए, मैंडेट की जगह रिस्पेक्ट ऑफ, अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ठीक है जी, अफर्मेंटेशन। तो ये मैंने कहा था कि ये हेयर विद प्लीज फाइंड सप्लीमेंटल टू, ये सारी बातें भी हम पढ़ गए हैं कि लंबे लंबे हेयर बाय एक्नॉलेज, तो ये टर्म्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये लंबी लंबी टर्म्स हैं और ये जनरली हम यूज नहीं करते, इसकी जगह कोई आसान चीजें ढूंढ के लाते हैं और वो यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है जॉर्गन, अवॉइड जॉर्गन। जॉर्गन क्या चीज है? जॉर्गन का मतलब है कि किसी प्रोफेशनल फील्ड के मुश्किल अल्फाज। अच्छा, क्या इस्तेमाल ही नहीं करने? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करने, हमने कहना है गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। तो स्पेशल वर्ड एक्सप्रेशन यूज बाय प्रोफेशन और ग्रुप आर डिफिकल्ट फॉर अदर टू अंडरस्टैंड, दूसरों के समझने के लिए मुश्किल। तो कोशिश ये करनी कि जहां जरूरी है वहां तो इस्तेमाल करें, लेकिन जहां गैर जरूरी है वहां बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वरना बात जो समझ आ रही वो भी नहीं आ रही। तो आप कहेंगे सर ऐसे कौन से अल्फाज हैं? तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए, बात चीजें ऐसी होती हैं जो कि बॉदर करती हैं हम, जॉर्गन प्रोफेशनल लोगों को बॉदर नहीं करती, लेकिन नॉन प्रोफेशनल जो उस फील्ड के नहीं है उनके लिए ये जो है नहीं लाना चाहिए, चूंकि वो इसके साथ फेमिलियर नहीं होते। वो क्या चीजें हो सकती हैं? उसके अंदर टेक्निकल जॉर्गन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि बैलेंस शीट है, आप जानते हैं, अक्रूवल्स हैं, आप जानते हैं, रिजर्व, रिकॉन्सिलिएशन है, ये आप जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं जानता, तो हमें इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई है? मैंने क्या बोला? क्लीशे भी इस्तेमाल नहीं करना और टेक्निकल वर्ड भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है ना? और ये बहुत सारी मिसाल दी है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सही मिसाल दी है बिलाल खान ने। अच्छा, बिलाल खान ने एक और मिसाल दी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यार ये तूने बड़ी गड़बड़ कर दी, मुझे दोनों ही बड़ी पसंद है, मुझे भूख लगा दी पकड़ के गाली। अच्छा, तो ये बात है बच्चों। तो यहाँ तक समझ आई है तो जरा एक छोटा सा जी लिख के एंटर ही मार दो यार मेरी खुशी के लिए, कि बात क्लियर है। ठीक हो गई बात? अब आपने जरा कमेंट्स रोकने हैं, मैं छोटी सी बात और करूंगा फिर वाइंड अप कर दूंगा। अच्छा, पिक्चर योर रीडर, आपने खुद ही कहा कि सर आप बात करें कंसिडरेशन की, यानी कीप इन माइंड विद दैट कम्युनिकेशन कैन बिकम बोरिंग इफ टू मच रेलेवेंट जॉर्गन इज यूज। अगर रेलेवेंट जॉर्गन भी यूज किया तब भी मसला हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप अंदाजा करें कि आपका जो रीडर है वो सीईओ है, तो कितना जॉर्गन बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है? तो सीईओ जो है बर्दाश्त कर सकता है कैपिटल बेस, विंडो ड्रेसिंग, टीमिंग एंड लैंडिंग एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। तो जरा रीडर की पिक्चर बना लें कि क्या उसके लिए काबिल बर्दाश्त है कि नहीं। अब यहाँ पे एक एक चीज को बार बार बात करनी पड़ेगी मुझे, वो ये है कि क्या ये चारों टर्म आप लोगों को आती हैं जो मैंने मिसाल दी है किताब में या बुक से मिसाल मिली है? क्यों बच्चों? नो, आपको भी नहीं आती? अच्छा, आपस की बात है, ये फाइनेंस की टर्म्स है, मैंने पढ़ी थी जब मैं सीए कर रहा था, तो अब मुझे भी भूल गई। अच्छा चले, एनीवे मैं याद करता हूँ, याद करके बताता हूँ। एक मिनट सब्र तो करो, मेरे जेहन में तो आने दो क्या है। ठीक है, जादूगर तो नहीं है, टीचर हूँ। अच्छा, तो सबसे पहली बात है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। अच्छा, होता क्या है कि जब हम किसी कंपनी को बाय करते हैं, खरीदते हैं, फर्ज कीजिए कि मुबश्शिर वसीम ने बाय कर लिया यूनिलीवर को। हाँ जी, यूनिलीवर खरीद लिया मुबश्शिर वसीम ने, ठीक है जी, आमीन कह दो, आमीन कह दो, कोई हर्ज नहीं है कहने में। अच्छा, तो मैंने यूनिलीवर खरीद लिया, तो यूनिलीवर खरीदने से पहले उनके पास कितने पैसे थे, उनकी पॉकेट में कितने पैसे थे, ये क्या है? ये उनके प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के, ये मैंने एक्विजिशन किया है, तो एक्विजिशन से पहले खजाने में कितने पैसे थे, इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक है ना? जैसे कोई हुकूमत टेक ओवर करती है तो कहती जी जब हमने टेक ओवर किया, प्री टेक ओवर रिजर्व्स, यानी कि हमारे टेक ओवर करने से पहले हमें इतने रिजर्व मिले थे। इसी तरह मेरे कंपनी टेक ओवर करने से पहले के जो खजाने में पैसे उसे हम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कहेंगे। तो पहली बात तो ये कि क्या ये समझ आया प्री एक्विजिशन रिजर्व क्या है? मैंने एक कंपनी खरीदी और कंपनी, बच्चे बाकी बातें ना करो, बस ये बताओ, मैंने एक कंपनी खरीदी और कंपनी खरीदने से पहले उसके खजाने में जो पैसे पड़े कंपनी के, उसको मैं कहता हूँ प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। अगर ये बात समझ आई तो फिर मुझे आप जी लिख के एंटर करो, ठीक है? अच्छा,
कैपिटल बेस क्या होती है? कैपिटल बेस ये होती है कि एक कंपनी की जो कैपिटल है उसके अंदर कितना सरमाया किसका है। कि फर्ज कीजिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, इसमें 50% लोन जो है या 50% कैपिटल जो है वो ओनर ने लगाया हुआ है, और 50% जो है, 25% जो है, या 50% जो है वो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ। तो ये है इसकी कैपिटल बेस, कि 50% ओनर का, 50% जो है वो बैंक से लोन लिया हुआ है। तो ये कैपिटल बेस समझ आई? आई है तो जी लिख के एंटर करो। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग ये होती है कि अक्सर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत स्टेट जो फिगर्स होती हैं वो चेंज कर देते हैं ताकि शेयर होल्डर खुश हो जाए। ये जो चेंज करते हैं ना, इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। और टीमिंग एंड लैडिंग क्या होता है? टीमिंग एंड लैडिंग ये होता है कि सेल हमारी थोड़ी होती है लेकिन हम शो करते हैं नहीं हमारी सेल काफी ज्यादा है, तो सेल ज्यादा शो करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं ये टीमिंग एंड लैडिंग फ्रॉड है। टीमिंग एंड लैडिंग फ्रॉड है। तो चलिए बताइए, विंडो ड्रेसिंग फ्रॉड क्या है? शाबाश, विंडो ड्रेसिंग फ्रॉड क्या है? एक लफ्ज में बताइए। विंडो ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं? शाबाश, खिड़की को सजाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सजाते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल फिगर्स हैं या फाइनेंशियल टर्म्स हैं या वैल्यूज हैं उन्हें चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? तो क्लियर है बच्चों? विंडो ड्रेसिंग क्लियर है? अच्छा। और टीमिंग एंड लैडिंग, सेल्स ज्यादा शो करते हैं जबकि होती थोड़ी है, वोचर जेली डाल देते हैं, सॉरी सेल स्लिप जेली डाल देते हैं। कैपिटल बेस समझ आया? प्री इक्विजिशन रिजर्व्स। अच्छा, तो एंटर कर दें लिख के। प्रॉफिट रिकग्निशन, प्रॉफिट को रिकग्नाइज करना ये कोई टर्म नहीं है कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया। कैपिटल बेस ये है कि जो सरमाया टोटल बिजनेस में लगा उसमें मालिक का कितना, कर्जे से कितना लिया हुआ है। तो 50% मैंने मिसाल दी थी बैंक से लिया हुआ, 50% ओनर का है। टीमिंग एंड लैडिंग ये है कि सेल थोड़ी हुई है, तो वो इनवॉइस नहीं होती जो वो स्लिप होती है वो काट काट के जेली, तो सेल ज्यादा शो कर देते हैं। इसको कहते हैं टीमिंग एंड लैडिंग। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ये होते हैं कि जब कंपनी खरीदी उससे पहले उनकी जेब में कितने पैसे थे, जब मैं कंपनी खरीदूंगा तो वो रिजर्व भी तो मेरे हो जाएंगे ना। तो ये होते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। विंडो ड्रेसिंग ये होती है बच्चों के, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने लगे तो लगा है कि ये इसमें ना मुनाफा कम है, तो हम उसके अंदर वैल्यू टेम्पर करके ना जैली वैल्यू डाल देते हैं अक्सर लोग। तो इसको कहते हैं, ये होती है विंडो ड्रेसिंग। समझ आ रही बच्चों बात? जी, शाबाश, ये बात समझ आई है विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? क्लियर? अब फिर टर्म लिखो, जो टर्म समझ नहीं आई दोबारा लिखो। दोबारा लिखो, कौन सी टर्म समझ नहीं आई इसमें से?